Hello, good morning students. So today we are going to discuss about the new topic and that is about the effect of catalyst, collision theory and effective collision. So these are the three topics we will be discussing here: effect of catalyst, collision theory, effective collision. Okay, so let's begin. First of all, we will discuss about the effect of the catalyst. Actually, what do you understand by the catalyst? Catalyst क्या होता है? Catalyst is a substance which increases the rate of a reaction without itself undergoing any permanent chemical change. यानी कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन में बिना अल्टर हुए यानी कि खुद पर कोई चेंज नहीं करता है, परमानेंट चेंज, ठीक है, विदाउट undergoing any permanent change, it increases the rate of the reaction. Say for example, this is the reaction. यहाँ पर KClO3 डिकम्पोज हो रहा है KCl और O2 में. तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फॉर दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन वी आर यूजिंग द कैटलिस्ट दैट इज MnO2. तो ये जो MnO2 है, इट व्हाट डज इट डू? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन. ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा. Means without MnO2 this decomposition may take a long time, but with the help of MnO2 this decomposition will take place faster. इसीलिए यहाँ पर हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट इट इंक्रीजेस, ठीक है, ये सिर्फ इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को. It does not decrease the rate of reaction. ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज नहीं करता है, ठीक है. जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, जो डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उनको कहते हैं हम क्या? Those are called inhibitors, ठीक है. जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं उन्हें इनहिबिटर कहा जाता है. इज इट क्लियर? तो मैंने कहा कि कैटलिस्ट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं. इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, इनहिबिट करते हैं जो रिएक्शन को, उनको इनहिबिटर्स कहते हैं, डिक्रीज. ओके, तो आगे चलते हैं. जैसे अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करते हैं, वहां पर कौन सी चेंजेस आते हैं कैटलिस्ट को यूज करने पर. एक्चुअली क्या होता है, कैटलिस्ट by decreasing the activation energy it increases the rate of the reaction. हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो आरएनएस इक्वेशन में K इक्वल टू A e to the power EA by RT, ये हमारा पास आरएनएस इक्वेशन था. What was this? This was the Arrhenius equation, जिसमें रेट कांस्टेंट इक्वल टू, ठीक है, यहां पर A इंटू e टू द पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है. अब ये A, व्हाट इज दिस A? दिस A इज आरएनएस कांस्टेंट, ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. तो रेट कांस्टेंट किस तरीके से यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड होता है ये हमने डिस्कस किया था. साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था अगर हम इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके से ये आ जाता है, ठीक है, ये हमने देखा था, ठीक है. और फिर ये आपका इस तरीके से. तो यानी कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज सेम एज दिस इक्वेशन है. यहाँ पर हमने इनकी फॉर्म्स बदली है, ठीक है. इक्वेशन ये दोनों क्या है, ठीक है, इक्वेशन दोनों आपकी इक्वेशन है, ठीक है. इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो दोनों आपकी आरएनएस इक्वेशन हो जाती है. अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट कैसे कम करता है, ठीक है. तो बहुत ही सिंपल है. जैसे देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, जैसे ये H2 प्लस I2, ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज HI, ठीक है. और यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था किस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ पर, ठीक है. ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट इस तरीके से बनता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कहाँ पर बॉन्ड टूट रहे हैं और कहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं. तो ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ये ट्रांजिशन स्टेट के बारे में.
तो इस तरीके से ये आपका यहां पर ये HI फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा जरा। इसमें जो रिएक्टेंट है H2 और I2, इट फॉलोज सर्टेन रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये इसका पाथ है। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट यानी कि रिएक्शन होने का जो पाथ है वो ये है। ठीक है, इनिशियली इट वाज द पाथ, बट व्हेन यू यूज कैटलिस्ट, जब आप कैटलिस्ट यूज करते हैं, रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट, जब आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन का जो पाथ है वो इस तरीके से आपका चेंज हो जाता है। अब ये जो पाथ चेंज हुआ है, जो यहाँ पर डैश लाइन से जो शो किया गया है उसकी वो विद कैटलिस्ट है, और जो हार्ड लाइन से शो किया गया है वो आपका विदाउट कैटलिस्ट है। ठीक है, ये डैश लाइन आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर ये विद कैटलिस्ट है, ये आपका विदाउट कैटलिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो पाथ है, कैन यू सी दैट विच पाथ इज शॉर्टर, आपका विदाउट कैटलिस्ट है या विद कैटलिस्ट, कौन सा पाथ आपका शॉर्टर है? डेफिनेटली द शॉर्टर पाथ इज विद कैटलिस्ट। तो यहां पर आप देखें रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपका शॉर्ट पड़ जाता है, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। अब इस चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास, ठीक है, अगर मैं इसी चीज को यहां पर इस तरीके से एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लीजिए आपका पहले वाले केस में देखिए, इन फर्स्ट केस यू कैन सी हियर द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी इतनी है। ठीक है, ये आपका किस केस में, जब आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट कौन से वाला है? ठीक है, दिस रिएक्शन कोऑर्डिनेट इज विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, उस केस में आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है इतनी। मींस यहां से लेकर यहां तक की ये पूरा आपका क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है ये आपका विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, अब दूसरा है, यहां पर आपने जब कैटलिस्ट यूज किया तो आपका जो पाथ है वो ये हो गया, दिस इज द अनदर पाथ। ओके, अब इस तरीके से यहां पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि आप इस लाइन से मेजर करेंगे, ये लाइन इस लाइन से क्यों मेजर करेंगे? क्योंकि यहां पर आपके पास रिएक्टेंट थे। ठीक है, तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी इनिशियली, उसी एनर्जी से आप मेजर करेंगे। ठीक है, कि यहां पर जो आपका ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है, ठीक है, मीन्स व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट एंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट यहां पर है और विद कैटलिस्ट यहां पर है, और रिएक्टेंट की एनर्जी दोनों ही केस में यहां पर है। ठीक है, इस पॉइंट पर। तो अब यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी वो आपकी चेंज हो गई, यहां से लेकर यहां तक, दिस पोर्शन ओनली। ठीक है, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो गई है, यानी कि कम हो गई है। तो जब आप एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, डेफिनेटली द रिएक्शन विल टेक फास्टर, रिएक्शन आपकी फास्टर होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कैटलिस्ट की हेल्प से हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट को, यानी कि रिएक्शन पाथ को डिक्रीज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपका शॉर्ट पड़ जाता है और रिएक्शन आपकी फास्ट होने लगती है। सो दिस इज द टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिएक्शन व्हिच आर कैटलाइज्ड। ओके, अब आगे बात करते हैं कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि कोई भी दो या जो भी आपकी रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन कभी भी, जैसे मान लीजिए ये आपकी रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन कभी भी ऐसे नहीं होगी कि यहाँ पर पार्टिकल के बीच में कॉलिजन नहीं हो रहे हैं और रिएक्शन हो रही है। विदाउट कॉलिजन रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, कॉलिजन इज मस्ट, उनको आपस में टकराना पड़ेगा पार्टिकल्स को, तभी यहाँ पर टकराने के बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, विदाउट कॉलिजन देयर इज नो रिएक्शन, so this is necessary that there must be collision between the reactant particles so that products can be formed.
अब पॉइंट यहां पर यह है, कॉलिजन थ्योरी जो कहती है, ठीक है, यहां पर एक टर्म आता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ये आप देख रहे हैं। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नॉन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी कि मान लीजिए आपके 10 कॉलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है, 10 कॉलिजन हो रहे हैं, और 10 कॉलिजन कितने टाइम में हो रहे हैं? 1 सेकेंड में। और कितने वॉल्यूम में हो रहे हैं? यहां पर 1 लीटर में। 1 लीटर जो आपके पास वॉल्यूम है गैस पार्टिकल्स का, और 1 सेकेंड में अगर 10 कॉलिजन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 आ गई है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, यहां पर इसी चीज को ऐसे भी देख सकते हैं हम। देखो यहां पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ZAB e to the power minus EA by RT। अब यहां पर हम थोड़ा समझते हैं कि ये जो Z है, क्योंकि Z हमने अभी बात की, Z, व्हाट इज Z? Z इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। If this Z is collision frequency, we know that Arrhenius equation is K a to the power minus EA by RT। This was Arrhenius equation। ये आपके पास Arrhenius equation थी इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर जो आपके पास रेट है, उसे हम कैसे बता रहे हैं? ZAB e to the power minus EA by RT, ठीक है। तो इसमें देखिए ZAB का मतलब है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द पार्टिकल A एंड B। यानी कि A एंड B पार्टिकल्स जो आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है, जब ये है हमारे पास, उस कंडीशन में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो वो है आपके ZAB फॉर द A एंड B पार्टिकल्स। तो यहां पर जो ZAB, दिस इज समवट रिलेटेड टू द Arrhenius कांस्टेंट, ठीक है। Arrhenius कांस्टेंट से कुछ ये रिलेटेड होता है, ये कंप्लीटली सेम नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर देखिए, ये जो हमारे पास e to the power minus EA by RT, what is this? ये कौन सी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू which shows the fraction of the particles or the molecules which have energy equal to or greater than EA। यानी कि यहां पर जो ये पोर्शन है आपका यहां पर जो ये e to the power minus EA by RT, ये कौन सा पोर्शन है? द फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि ये वो पार्टिकल्स हैं आउट ऑफ टोटल पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो टोटल EA माइनस EA बाय RT है, दिस इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आउट ऑफ टोटल पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के या तो बराबर है या इससे ज्यादा है। क्योंकि वही पार्टिकल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, केवल वही पार्टिकल आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, अदर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम पहले भी पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज फॉर टू कैरी आउट एनी पर्टिकुलर रिएक्शन, इट इज नेसेसरी टू हैव टू प्रोवाइड द एक्टिवेशन एनर्जी टू द पार्टिकल सो दैट कैन कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था। अब यहां पर हम आगे बात करते हैं, जैसे देखिए, तो ये तो बात होगी यहाँ पर ये ZAB जो आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब आगे जो हम बात करते हैं, इट इज अबाउट द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया, अब हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका ब्रोमोमीथेन है, ये आपके पास OH नेगेटिव है, ठीक है। ये इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करने पे आपका बनेगा ये मेथनॉल, जैसे कि हमने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा था।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस ब्रोमीन पार्ट इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस OH नेगेटिव इज नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव को की तरफ से अगर यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को का जो नेगेटिव पार्ट है उसकी तरफ से ये नेगेटिव स्पीशीज अगर अप्रोच करेगा, डेफिनेटली देयर विल बी रिपल्सन, यहाँ पर रिपल्सन होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा रिपल्सन। तो इस रिपल्सन के कारण यहाँ पर कॉलिजन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस कॉलिजन के कारण कभी भी जो कॉलिजन है वो आपका इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। Hence there is no product formation if this OH negative approaches this molecule from the negative part, which is bromine part. Okay, because same charges possessed by these two, hence there will be repulsion, so there will be no effective collision, due to which no product formation will be there. Whereas in case of this, when OH negative approaches the molecule from बैक साइड, अब जब ये बैक साइड से अप्रोच करेगा जहां पर आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके कारण जाहिर सी बात है ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो इस वजह से यहां पर आपका जो ये ट्रांजिशन स्टेट है वो फॉर्म होगा, क्योंकि इस OH नेगेटिव ने यहां पर रिपल्सन फील नहीं किया व्हेन इट इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड। तो बैक साइड से अटैक करने के कारण यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, सो दिस कैन कोलाइड effectively, so this will be called proper orientation. Hence there is formation of the intermediate transition state, and this transition state will convert into what? This will convert into the product. तो केवल यही आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक तो हमने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर पार्टिकल्स की एनर्जी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि इफेक्टिव कॉलिजन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है OH नेगेटिव की इस पर अटैक करने की, तो एक तो फ्रंट साइड से अटैक है, ये देखो फ्रंट साइड अटैक वाला, ठीक है, जो कि आपका इफेक्टिव कॉलिजन नहीं देता है, और एक बैक साइड से अटैक। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 50% प्रोबेबिलिटी फ्रंट अटैक की है और 50% प्रोबेबिलिटी बैक अटैक की है। बैक अटैक वाला आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इसीलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपका आ जाता है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो P है, ये रेट इक्वल टू ZAB e टू द पावर माइनस EA/RT हम पहले देख चुके हैं। ये जो P है यहाँ पर, दिस P इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो ये हमने यहाँ पर बात की थी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर हम इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को होने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। द कॉलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स कॉलिजन के बाद आपको प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जिस काइनेटिक एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी का होने का मतलब ये हुआ कि उनकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, इस तरीके से जो हमने देखा था प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, वो आपका फैसिलिटेट हो सके, और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन आपका प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए वो भी आपका फैसिलिटेट हो सके। तो उसी को हम कहेंगे क्या? इफेक्टिव कॉलिजन। तो इफेक्टिव कॉलिजन कौन वे? जिसमें आपके पास पार्टिकल्स में एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी हो। दूसरी बात,
उन पार्टिकल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी वो कॉलिजन आपके इफेक्टिव कॉलिजन कहलाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी टर्म भी ऐड किया है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं P। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमने इसमें इंक्लूड किया, तब जाके हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक सही तरीके से इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। दस इन कॉलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स together determine the criteria for an effective collision and hence the rate of a chemical reaction. So this was all about the collision theory of the chemical reactions. Okay, so I think there is no doubt left now. If there is any doubt, you can ask the doubt. Okay, and second thing is that please watch this video, and if you have not understood, again, okay, download this video and watch it so that you can understand this better, okay, by watching it 1 or 2 times. Okay, thank you so much, and make the proper notes. Thank you.